Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, a period of transition. ठीक है, चलो तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स? इंग्लैंड में। कब हुआ? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी कौन सा टाइम है? वो टाइम जो 1701 से 1800 तक चलेगा। 1701 से 1800 तक चलेगा, इसे हम 18th सेंचुरी बोलते हैं। तो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से शुरुआत होती है मशीन एज की। इस मैप में आपको उस कॉन्टिनेंट को कलर करना है जहाँ इंग्लैंड सिचुएटेड है। तो बेटा देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये है आपका यूरोप। ठीक है, इसको कलर कर देना आप। यहाँ पर है यूरोप। चलो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? पहले हम इंट्रोडक्शन, फिर सोर्सेज, फिर रिनाइसेंस, देन रिफॉर्मेशन, वॉयजेस, डिस्कवरीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेजर इन्वेंशन, और फिर इम्पेरियलिज्म। इंट्रोडक्शन, जो ट्रांजिशन था फ्रॉम मिडवल टू मॉडर्न पीरियड यूरोप में, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। ठीक है, ऐसा नहीं आज हम रात में सोए मिडवल पीरियड में और सुबह उठे तो मॉडर्न पीरियड में आ गए। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो धीरे 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 हुई। जो मॉडर्न पीरियड है वो इंडिया में बिगिन होता है बहुत बाद में। पहले ये यूरोप में शुरू हो जाता है, ठीक है, और इंडिया में ये बहुत बाद में शुरू होता है, थोड़ा सा बाद में। पहले यूरोप में आता है मॉडर्न पीरियड, उसके बाद इंडिया में आता है। ब्रिटिश ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, जो भी मॉडर्न पीरियड के आने की बात हमें बताते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम से मॉडर्न पीरियड इंडिया में आया। ब्रिटिश ने वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लेके आए, और जो मीडियम थी वो इंग्लिश। जैसे आज आप ये जो सोशल साइंसेस को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पर आप किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में। तो मतलब जो मीडियम लेके आए एजुकेशन का, वो क्या कर दिया? इंग्लिश। ठीक है, जो न्यूली एजुकेटेड क्लास थी वो बहुत ज़्यादा अवेयर थी आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी से, नेशनलिज्म से, लिबर्टी, इक्वालिटी। अच्छा, लिबर्टी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखी। ठीक है, नेशनलिज्म इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से ही सीखा। इक्वालिटी रहे, ये भी फ्रांस से हम लेके आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें इंग्लिश एजुकेशन मिल रही है, नाउ वी आर अवेयर अबाउट इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, तो हमें पता भी है डेमोक्रेसी भी होती है, नेशनलिज्म होता है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया रेलवेज को, टेलीग्राफ को, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, रेलवे। इंडिया में कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स। उन्हें हमारा डेवलपमेंट नहीं करना था, पर वो क्योंकि इंडिया पे रूल कर रहे थे, इंडिया को कॉलोनी बनाए हुए थे, तो इंडिया को प्रॉपर एक्सप्लॉइट कर पाए, पूरा शोषण इंडियंस का कर पाए, इसलिए उन्होंने इस इतना सारा नेटवर्क यहाँ पर फैलाया रेलवे का और टेलीग्राफ का। रेलवे और टेलीग्राफ आने से कम्युनिकेशन इजी भी हो गया और फास्ट भी हो गया। वेस्ट से इंस्पायर होके जो एमिनिस्ट सोशल रिफॉर्मर थे वो भी इंडियन रिनाइसेंस लेके आए, इंडियन रिनाइसेंस की बात करने लगे। 18th सेंचुरी वो पीरियड था जब इंडिया में भी ट्रांजिशन हो रहे थे, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे जो इंटर रिलेटेड थे। ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, इस तरीके से इंटर रिलेटेड थे। 14 to 17 सेंचुरी बाद कुछ ऐसा ही हुआ, और यहाँ से फाउंडेशन आता है मॉडर्न वर्ल्ड का। अगर हम बात करें मिडिल एजेस की, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मिडिल एजेस, जब मिडिल एजेस का एंड हो रहा था तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे यूरोप में। ये चेंजेस थे, दीज चेंजेस अंडरमाइन, इन चेंजेस ने अंडरमाइन किया, मतलब वैल्यू देना कम कर दी। किसको? कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च को, और सेपरेट चर्च एस्टेब्लिश होने लगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। They undermined the power of Roman Catholic Church and establishment of separate churches in those countries. हर कंट्री में अपने अपने चर्च होने लगी, रोमन कैथोलिक चर्च की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। इसके काउंटर में रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च को ऐसा लगने लगा कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, तो क्यों ना हम रिफॉर्म कर लें, सुधार कर लें। तो रोमन कैथोलिक चर्च में रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। बट रिफॉर्मेशन वॉज नॉट आइसोलेटेड रिलीजियस मूवमेंट। कोई अकेले अलग थलग करके तो इसको आप शुरू नहीं कर सकते थे, ये भी रिनाइसेंस का पार्ट बनी, उसका एक ऑफ शूट बन गई। ठीक है, रिनाइसेंस मतलब हर चीज़ को सोचने का एक अलग तरीका था, रीबर्थ, रिबॉर्न, उसी में से एक ऑफ शूट निकला रिफॉर्मेशन।
कि जब हमें एहसास हो जाए कि हमें कोई गलती है जिस वजह से हम नापसंद किए जा रहे हैं, तो हम उसमें सुधार करते हैं। ऐसा ही समझा कैथोलिक चर्च ने और रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाया। दूसरे शब्दों में कहें तो रिफॉर्मेशन intimately connected with and was in fact a part of mainstream of social and political movement of the period Renaissance. सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट जो हो रही थी, ठीक है, उसी मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड था रेनाइसेंस, जिसकी वजह से मिडवल पीरियड का होता है एक टाइम के बाद एंड और मॉडर्न पीरियड की होती है शुरुआत। वॉयजेस और डिस्कवरीज की बात करें तो बेटा जो बार्थोलोमियो डियाज था, वास्को डी गामा थे, ये 15th सेंचुरी में पोर्तुगीज सेलर थे। कहाँ से ओरिजिन हुआ इनका? पोर्चुगल कंट्री, है ना, और वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उनको पोर्चुगीज बोलते हैं, पोर्तुगीज बोलते हैं। तो जो बार्थोलोमियो डियाज थे, जैसे सपोज करो ये अफ्रीका है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है, ये यूरोप है तो यूरोप के नीचे अफ्रीका है। तो बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए थे और इसके आगे पहुंचे वास्को डी गामा। ये दोनों ही किस कंट्री से थे? पोर्चुगल से थे, पोर्तुगीज नेविगेटर थे। एक पहुंच गया केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोमियो डियाज, और अफ्रीका भी तक ही पहुंच पाया ये, और दूसरे पहुंचे इंडिया वास्को डी गामा 1498 में। कब पहुंचे? 1498 में। डियाज रीच द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। डियाज कहाँ पहुँच गए? सदर्न मोस्ट टिप, अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप पे पहुँचे, विच केम टू बी नोन एज केप ऑफ गुड होप, जिसको बाद में केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। 1498 में वास्को डी गामा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुँच गए भाई? कैलीकट। कैलीकट का आज का नाम है कोझिकोड। जैसे ये रहा हमारा इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है कैलीकट, जिसका आज का नाम है कोझिकोड, वहाँ पहुँच गए। तो ये वास्को डी गामा ने एक डिस्कवरी की कि एक नया रूट ढूंढ लिया इंडिया तक पहुँचने का। पोर्तुगीज इस वजह से ये रूट ढूंढने के बाद में इंडिया से इजीली ट्रेड कर पा रहे थे। इंडोनेशिया पहुँचे, ईस्ट इंडिया पहुँचे, श्रीलंका पहुँचे, चाइना पहुँचे और जापान पहुँचे बिकॉज ऑफ दिस रूट। तो इसका पूरा श्रेय जाता है वास्को डी गामा को। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन सेलर थे, ठीक है, हु वॉज हेल्प बाय स्पेनिश क्वीन, जिनको हेल्प करी थी स्पेनिश क्वीन की जाओ नए नए सी रूट्स खोजो ढूंढो, अब ईस्ट में जाओ तुम बेटा। ही ट्रेवल थ्रू अटलांटिक, वो अटलांटिक के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे। इन अदर वॉयज ही रीच्ड अराउंड अमेरिका। ये अमेरिका पहुंच गए। कब पहुंच गए बेटा? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि इन्होंने एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढ लिया है। ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू कॉन्टिनेंट एंड ही कॉल्ड द पीपल ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट एज इंडियंस। उन्हें लगा कि वो इंडिया पहुंचे और वहाँ के लोगों को वो इंडियन बोलने लग गए। गलती थी पर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। फर्डिनेंड मैगेलन, ही वॉज अ पोर्तुगीज नेविगेटर, ये भी पोर्तुगीज नेविगेटर थे इन द सर्विस ऑफ स्पेन, स्पेन की सर्विस में थे। ही वॉज कन्विंस दैट द वर्ल्ड वॉज राउंड। फर्डिनेंड मैगेलन को पता था कि दुनिया गोल है, तो ही सेल्ड थ्रू अटलांटिक, अटलांटिक से इन्होंने सेल करना चालू किया, पैसिफिक पहुँचे, वेंट थ्रू आउट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक पहुँच गए और रीच द इंडीज़ इन 1519, और ईस्ट इंडीज़ पहुँच गए वो कब तक? 1590 तक, ठीक है। ही सेल्ड थ्रू अटलांटिक, रीच द पैसिफिक, went through the southernmost tip of South America and reached East Indies। फिर से एक बार सुन लो। फर्डिनेंड मैगेलन पोर्तुगीज नेविगेटर थे, स्पेन की सर्विसेज में थे, उन्हें पता था कि दुनिया गोल है, तो उन्होंने अटलांटिक ओशन से शुरू किया, पैसिफिक ओशन पहुँचे थ्रू सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिकन, ठीक है। जैसे ये यूरोप है, यहाँ पर पोर्चुगल है, पोर्चुगल से वो अटलांटिक क्रॉस किए, फिर पूरा सदर्न अमेरिका क्रॉस करके वो कहाँ पहुँच गए? पैसिफिक में, ठीक हुई बात। ये स्टोरी थी इनकी, अटलांटिक ओशन क्रॉस करके, साउथ अमेरिका क्रॉस करके पैसिफिक पहुँच गए। नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब लोगों की इच्छा थी, डिज़ायर थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जिससे कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं, क्वांटिटी बल्क में गुड्स बनाते हैं, तो उनकी प्राइस हो जाती है कम, फिर हमें मिलता है हायर प्रॉफिट। और इसी इच्छा से, इसी डिज़ायर से आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ग्रोथ हुई कैपिटलिज्म की, ठीक हुई बात। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इंग्लैंड में शुरू हुआ 1750 में।
यहाँ पर जो मशीन थी उन्होंने काम करना चालू कर दिया, किसका, मैन का। मैन जो 2-4 लोग मिलके एक काम करते थे वो अब अकेले एक मशीन कर पाती थी, और वो भी कम समय में। तो जो प्रोडक्शन था गुड्स का, कमोडिटीज़ का, वो बढ़ गया। फिर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन हुआ इंग्लैंड में 1750 में। इट वॉज दैट मशीन बिगेन टू टेक ओवर सम वर्क ऑफ मैन। आदमी का काम कौन करने लगी, मशीनें। गुड्स और कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होने लगा। दैट इज़ वाई वी ऑफन से दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज द बिगनिंग ऑफ मशीन एज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन एज की शुरुआत हुई। बहुत सारी मशीनें पहले भी यूज़ होती थी 1750 में, जैसे द प्लो, प्लग, वो हल, एयर पंप। हम लोग जब चूल्हा वूल्हा जलाते हैं तब चलाते हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस। अब तुम लोगों ने देखा होगा ऑफिशियल जो चूल्हे जलते हैं उनमें जो हवा देने के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो, स्पिनिंग व्हील। ये फ्यू एग्जाम्पल हैं जिसको आप लिस्ट कर सकते हो। पर 1750 के बाद नए इन्वेंशन हुए जिससे काम बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगा। 17 न्यू इन्वेंशंस केम फास्टर, जल्दी इन्वेंशंस आने लगे, और ऐसे इन्वेंशन आ रहे जो काम को बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा जल्दी करके दे रहे थे। 1750 से न्यू इन्वेंशन हुए बहुत जल्दी। आज ये मशीन आई तो कल उससे एनहांस, फिर उससे एनहांस। दे वर काइंड दैट बॉट रैपिड चेंज इन द लाइफ पीपल। लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ले आए। गिल्ड सिस्टम शुरू हो गया। ठीक है, गिल्ड सिस्टम क्या था कि आप 2-4 लोग मिलके ग्रुप बना लो कि भाई मार्केट में तो हम ही रहेंगे। ठीक है बात। सिमिलर इंटरेस्ट के लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम ये काम सिर्फ हम ही करेंगे। जो गिल्ड सिस्टम था had given a way to domestic और पुटिंग आउट सिस्टम। 18th सेंचुरी में जो डोमेस्टिक सिस्टम था वो ऑब्सोलीट हो गया मीन्स व्हाट। देखो पहले क्या होता था कि घर में मिलके जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते थे, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। ठीक है, एक व्यक्ति पहले 2-4 लोगों को कांटेक्ट करता, उससे बोलता तुम ये कर दो, फिर दूसरे से बोलता वो कर दो। मतलब एक रूफ के अंदर काम नहीं होता था, प्रोसेस फ्रेगमेंटेड थी। मतलब देखो होता क्या था, ये जैसे मैं ट्रेडर हूँ, मैं इसके पास गई, मुझे बोला कि आप मुझे कॉटन ग्रो करके दो। फिर मैं दूसरे फैमिली के पास गई, मुझे लगा, मैंने इनको बोला कि आप मुझे थ्रेड बना के दो, स्पिनिंग करके दो। थर्ड के पास, फैमिली के पास पहुंची, मैंने उनको ऑर्डर दिया कि आप वीविंग करके दो। फिर मैं पहुंची कि इन सब के ऊपर कलर करके दो। तो प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रेगमेंटेड थी, घर में बैठा व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता था। पर 18th सेंचुरी में ये सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो गया, गिल्ड सिस्टम ख़त्म होने लगा। अब सिस्टम आया, उसे हमने कहा फैक्ट्री सिस्टम, जहाँ एक ही रूफ के अंदर कॉटन आएगा, गिनिंग होगी, गिनिंग के बाद वो उसको वीव करेंगे, वीव के बाद स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग के बाद कलरिंग होगी। ये सब कुछ एक ही फैक्ट्री के अंदर होगा। यहाँ पे कैपिटलिज्म का मीनिंग समझो, एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसको कैपिटलिस्ट डोमिनेट करते हैं, where factory production is in the hand of individuals, private property। पहले हम लोग सिंपल टूल्स यूज़ करते थे, मैनुअल और एनिमल पावर का यूज़ करते थे टूल्स को रन करने के लिए। पर जो नई मशीन आई ये स्टीम पावर पे चलती थी। बहुत सारी नई सिटीज़ बनना चालू हो गई। आर्टिशंस एंड डिस्पोजेस्ड पीजेंट्स वेंट टू वर्क। जो आर्टिशंस थे जिनका काम वगैरह अब चल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ मशीन वर्क, जो एक्स्ट्रा पीजेंट थे ये लोग सब काम करने आने लग गए। प्रोडक्शन फैक्ट्री में होने लग गया, अब घरों पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, या मतलब थोड़ा सा कम हो गया था। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि एक क्लीन स्वीप था कि अब कहीं पर भी नहीं हो रहा था, पर थोड़ा सा काम हो रहा था। मशीन की हेल्प से, सिंपल टूल्स की हेल्प से प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, फैसिलिटीज़ जो थी प्रोडक्शन के लिए वो ओन और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस कैपिटलिस्ट की। वो लोग जिनके पास पैसा होता था बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो लोग आते, लैंड, लेबर, मशीन सबको कंबाइन करते, जॉब्स देते और प्रॉफिट बनाते। अब जो भी चीज़ प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करना किसका काम था, कैपिटलिस्टिक का। भले ही वो वर्कर हो, भले ही लैंड हो, बिल्डिंग हो, भले ही मशीन हो, इन सबको एक रूफ के अंदर लेके आना काम था कैपिटलिस्ट का। एवरीथिंग बिलोंग टू ऑनर, और हर चीज़ इस फैक्ट्री में ऑनर को बिलोंग करती थी, इंक्लूडिंग फिनिश प्रोडक्ट एंड वर्कर्स वर्क फॉर वेजेस। वर्कर का एक लिए काम कर रहे थे कि उन्हें मजदूरी मिलेगी, है ना। मैं अगर कहीं जाके काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट में एक्सपेक्ट करूँगी ही, वैसा ही था। वेजेस, वर्कर्स को मिलते हैं वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी।
ये जो सिस्टम था इसे हमने बोला फैक्ट्री सिस्टम, जो कि लेके आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द अर्ली फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। पहले जो अर्ली फॉर्म था कैपिटलिज्म का, अब वो क्या बन गया है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब ये सब शुरू हुआ इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में ही क्यों? क्योंकि ओवरसीज ट्रेड हो रहा था इंग्लैंड में, स्लेव ट्रेड भी हो रहा था, इससे बहुत प्रॉफिट इकट्ठा कर रहा था इंग्लैंड, जो कि कैपिटल पूंजी मतलब कैपिटलिज्म के लिए रिक्वायर्ड था। तो इंग्लैंड के पास अच्छा खासा अमाउंट था मनी का। जो ट्रेड राइवलरीज थी यूरोपियन कंट्रीज में, इट हैड एमर्ज्ड एज अनराइवल्ड पावर। इतनी सारी में यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास ही रही? इंग्लैंड के पास ही रही ना। दूसरा रीज़न क्या था? इंग्लैंड के पास बहुत सारी कॉलोनीज़ थी। अब अगर मशीन है तो मशीन को इनपुट के फॉर्म में जब आप रॉ मटेरियल दोगे तभी वो आपको फिनिश गुड्स देंगी, ऐसा ही है ना। तो इंग्लैंड की जब इतनी सारी कॉलोनी थी, इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कॉलोनी, फिर यूएसए भी, साउथ अफ्रीका भी, तो इन सब से रॉ मटेरियल लेके आने का काम किसका था? इंग्लैंड का। वो इंग्लैंड में इन सारे रॉ मटेरियल को लाता, मशीन में इन करता, कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना के इन्हीं कॉलोनीज में सेल कर देता। जैसे जैसे सर्फडम डिसअपियर होता गया, दास प्रथा जो थी वो ख़त्म हो गई, तो लोगों के पास अब कोई काम ही नहीं था काम करने को, तो वो कहीं पर भी काम करने को रेडी हो जाते। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वर्कर की तो डिमांड बढ़ी गई थी, तो लोग इजीली उनके साथ काम करते। सर्फडम का मतलब होता है दासत्व, दास प्रथा। एनक्लोजर मूवमेंट स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी में। जो बिग लैंड ओनर्स थे वो चाहते थे लैंड का कंसोलिडेशन हो जाए, कंसोलिडेट देयर लैंड होल्डिंग। इस प्रोसेस में जो स्मॉल पीजेंट थे जिनके पास स्मॉल होल्डिंग थी, लैंड वर ऑस्टेड एंड लार्ज आर्मी ऑफ लैंडलेस अनएम्प्लॉयड और तैयार हो गए। देखो अब जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि ज़मीनों को कंसोलिडेट कर लिया जाए। इसमें जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे उनको यहाँ से आउट कर दिया गया। अब ये जो लोग हैं ये भी क्या करेंगे? वर्कर बन जाएंगे, लेबर बन जाएंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लेबर वर्क फैक्ट्री में होता था और वर्कर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर पावर टू वर्क इन फैक्ट्रीज। बहुत सारे लोग थे जो फैक्ट्रीज में काम करने को रेडी थे। 17th सेंचुरी में रिवोल्यूशन हुए थे कहाँ पर? इंग्लैंड में बेटा। 1688 वो पीरियड था जब मोनार्की से डिसीजन मेकिंग पावर छीन ली थी किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आज भी ब्रिटेन, इंग्लैंड क्या है? पार्लियामेंट्री मोनार्की है, पर मोनार्की के पास एक्चुअल पावर नहीं, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो 1688 में किंग के डिसीजन मेकिंग पावर को छीन लिया गया था। तो इस वजह से कि स्टेबल गवर्नमेंट आ गई थी कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है। जो फ्यूडल क्लासेस के कंट्रोल में नहीं थी, जितनी भी कमर्शियल क्लास थी जिनके अपने बिजनेस थे, फैक्ट्रीज थी, उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर थी, तो कोई डेंजर ही नहीं था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का। आप कैसे भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको कभी भी इफेक्ट करने के लिए, आपसे बकवास करने के लिए नहीं आएगी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में खुद ही वो लोग बैठे हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है बात। इंग्लैंड के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आयरन भी है, कोल भी है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो सोर्सेज थे आयरन और कोल के, वो साइड बाय साइड सेव कर रहे थे इंग्लैंड को बहुत सारी डिफिकल्टीज से जो दूसरी कंट्री फेस कर रही थी। कहीं कोल नहीं है तो कहीं आयरन नहीं, इंग्लैंड में दोनों चीज़ें थी। इंग्लैंड में शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और कोई कंट्री इस पर्टिकुलर टाइम में इतने सारे एडवांटेजेस एंजॉय नहीं कर रही थी। सम सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल। किसके पास कैपिटल, पैसा नहीं था, किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, तो किसी के पास अनफेवरेबल पॉलिटिकल सिस्टम था। यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम भी अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज भी, और बिजनेस कर करके कैपिटल भी लोगों के पास आ गई थी। ये जो फैक्टर थे इससे इंग्लैंड एक नेचुरल प्लेस बन गया कि यहाँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा ही होगा। अब स्टूडेंट हम एक बार फर्स्ट पॉइंट को एक बार और देख लें क्या? मोर इन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो जेम्स हारग्रेवर ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी, जिसमें स्पिनिंग की प्रोसेस को आसान बना दिया। आर्कराइट ने अडॉप्ट किया इस मशीन को फॉर रनिंग विथ वाटर। आर्कराइट अडॉप्टेड दिस मशीन फॉर रनिंग विथ वाटर। जो क्रॉम्पटन थे उन्होंने म्यूल इन्वेंट किया, इन्वेंटेड म्यूल। कंबाइंड द एडवांटेजेस ऑफ मशीन इन्वेंटेड बाय हारग्रेवर्स। हारग्रेवर ने जो मशीन बनाई थी उसको कंबाइन किया किसके? आर्कराइट की मशीन के साथ, और अच्छा कर दिया काम। ये जो तीन इन्वेंशन हुए इन्होंने इंग्लैंड में थ्रेड प्रोडक्शन
बहुत ही फाइन कर दिया और चीप कर दिया, ठीक है। और कहीं पे इतने अच्छे से अभी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो लोग ओल्डर टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे। कार्टराइट इन्वेंटेड पावर लूम, और कार्टराइट ने क्या इन्वेंट कर दिया? पावर लूम। ये जो मशीन थी ये हॉर्स या बुलक्स रन करते थे। लेटर व्हेन फैक्ट्रीज वर सेटअप, बाद में जब फैक्ट्रीज बनी along रिवर एंड कैनाल्स, वाटर पावर वॉज यूज टू ऑपरेट इट। बाद में पहले जहाँ इसको हॉर्सेस और बुलक रन करते थे, मतलब आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी मशीन देखी होगी ना, यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर दो बैल चलते रहते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं, और वो मशीन भी उसी डायरेक्शन में घूमती रहती है। इसी तरीके से पहले हॉर्स और बुलक का यूज़ होता था, पर बाद में ये भी वाटर पावर से चलने लगी, ऑपरेट होने लगी। रॉ कॉटन चाहिए था, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हो गई हैं, तो रॉ कॉटन दोगे तभी तो वो थ्रेड बना के देगी ना, तो वो कहाँ से लाएं? और एक और प्रॉब्लम थी कि जो कॉटन बॉल होती है ना, कॉटन बॉल जैसे छोटी सी बॉल होती है जिसके अंदर बीज भी होते हैं, सीड्स होते हैं, उससे फिर अलग कर लोगे तो इतना सारा कॉटन निकल जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस थी, ठीक है। 1793 में एली विटने, एक अमेरिकन थे, उन्होंने कॉटन गिन मशीन इंट्रोड्यूस कर ली। इस मशीन से ये बहुत आसान हो गया कि वो सेपरेट कर लें सीड्स को कॉटन से। 300 टाइम फास्टर देन हैंड, हाथ से हम जितना कर सकते हैं उससे 300 गुना तेजी से कौन कर सकती थी? एली वाइटनी की मशीन, जो कि थे अमेरिकन। उन्होंने गिनिंग के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कॉटन गिन मशीन बना ली। 1760 में जो इंग्लैंड था वो 2 मिलियन किलोग्राम ऑफ कॉटन इंपोर्ट करता था। 1815 में 50 मिलियन करने लगा। ध्यान से सुनना, 1760 में 2 मिलियन, 1815 में 50 मिलियन, और 1840 में 250 मिलियन किलोग्राम। ठीक हुई बात? तो कैसे ग्रेजुअली इसका ग्राफ बढ़ रहा है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मशीन दे आर एबल टू प्रोड्यूस चीपली एज वेल एज इन लेस टाइम। ये जो ट्रमेंडस इंक्रीज थी रॉ कॉटन इंपोर्ट की, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाती अगर जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन नहीं बनाया होता। तो इतना कॉटन अगर आपको लेके आना है 50 मिलियन टन, 2 मिलियन किलोग्राम, सॉरी टन नहीं, 2 मिलियन किलोग्राम, 50 मिलियन किलोग्राम, ये आसान होता है लेके आना, पर इसको पॉसिबल बनाने के लिए जेम्स वॉट का स्टीम इंजन बहुत काम आया इसको संभव बनाने के लिए। फिर से मैं बोल रही हूँ बेटा, टन नहीं, किलोग्राम में दिए यूनिट्स। इसने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया था किसने? जेम्स वॉट ने। जो बनाया था थॉमस न्यूकॉमन, थॉमस न्यूकॉमन ने जो इंजन बनाया था उसको एडवांस किया किसने? जेम्स वॉट ने, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हेल्प की, ठीक है। इट वॉज दिस मशीन, यही मशीन थी जिसने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन को पॉसिबल कर दिया। मशीन रन बाय मसल ऑफ मैन एंड एनिमल और बाय वाटर पावर could नॉट compete with those driven by स्टीम इंजन। वो मशीनें जो पानी से चल रही थी, एनिमल से चल रही थी या मैन से चल रही थी, वो बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं कर पाती बेटा स्टीम इंजन से, क्योंकि स्टीम इंजन जो काम कर रहा था वो वाह और वाह था, ठीक है। मतलब उसके कंपटीशन में तो उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ भी नहीं था। यहाँ से देखते हैं एक बार फिर से इस पैराग्राफ की समरी देख लें तो 1716 में इंग्लैंड से 2 मिलियन किलोग्राम मंगवाता था रॉ कॉटन। फिर 1815 में 50 मिलियन किलोग्राम हो गया, 1814 में 250 मिलियन किलोग्राम हो गया। ये जो इतनी तेज़ी से तुम ये कॉटन बुलवा रहे थे, किसकी हेल्प से आ पा रहा था? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का कोई कंपटीशन नहीं था मसल मैन पावर और एनिमल पावर से या तो वाटर पावर से। स्टीम भाई स्टीम इंजन बनाया था बेसिकली न्यू कॉमन ने, उसको और ज़्यादा एडवांस डेवलप किया, अमेंड किया जेम्स वॉट। ये है जेम्स वॉट का स्टीम इंजन। क्योंकि स्टीम पावर अवेलेबल थी तो ज़्यादा मशीनरी के डिमांड आने लगी। इंग्लैंड में आयरन भी था, कोल भी था, तो वो स्टील बनाने लग गया, मशीनरी भी बनाने लग गया। आयरन को प्रोसेस करने के नए नए तरीके आ गए, ब्लास्ट फर्नांस डेवलप हो गया, ठीक है। द मेथड ऑफ टर्निंग लो ग्रेड आयरन इनटू स्टील, फिर लो ग्रेड आयरन को भी स्टील बनाने में हम लोग सक्षम हो गए। इससे इंग्लिश इंडस्ट्री बहुत ही सस्ते में स्टील प्रोड्यूस करने लगी और मोर और बेटर मशीन्स बनाने लगी। 1840 में जॉर्ज स्टेफेंसन ने डेवलप किया स्टीम इंजन को टू हॉल कोल फ्रॉम माइंस टू पोर्ट बाय रेलवे। जॉर्ज स्टेफेंसन ने एक ऐसा इंजन बना लिया जो माइंस से पोर्ट्स तक कोल लेके जा रहा था,
किससे? रेलवे से। मतलब सपोज करो ये माइनिंग है, यहाँ पर कोल निकलता है और ये पोर्ट है जिससे कि कोल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक या किसी एरिया में आपको भेजना है वहाँ से वहाँ तक के लिए बना क्या? इंजन। ठीक है, किसने बनाया? जॉर्ज स्टफ इंजन। हु 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 1830 में पहला रेलवे ट्रेन बिगेन हुआ जो पैसेंजर्स को लेके गया एंड फ्रेट, सामान भी लेके गया, पैसेंजर को भी लेके गया। कहाँ से कहाँ तक चला? ये लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चला 1830 में। ये जो इवेंट था, ये ग्रेट वेव थी रेल रोड कंस्ट्रक्शन की इंग्लैंड में और यूएसए में, दोनों ही जगह अब रेल रोड बनने लगी क्योंकि लोगों को पता चल गया अब सामान पैसेंजर दोनों को ही भाई एक मशीन है जो लेके जा सकती है। द नीड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल, जो नीड थी कि हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करें, फिर मैन्युफैक्चर गुड को भी ट्रांसफ़र करें, इससे रोड सिस्टम इम्प्रूव होने लगा, कैनाल्स डिग की जाने लगी इंग्लैंड में। ठीक है, मैक एडम ने एक मेथड बताई किसकी? पक्का और मैकमेडाइज रोड की, मैकडेमाइज्ड रोड और पक्का रोड बनाने की। टू एक्सपांड फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, पानी से भी ट्रांसपोर्ट कर सको, और मच चीपर देन ओवरलैंड इंग्लैंड बिगिन कनेक्टिंग रिवर्स एंड लेक्स, और फिर रिवर्स और लेक्स को कनेक्ट करने के लिए क्या बनने लगी? रोड्स बनने लगी। ठीक है, रिवर्स और लेग्स को कनेक्ट करने के लिए रोड बननी चालू हो गई। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with industrial revolution impact. ठीक है?